नमस्कार बच्चों। आज आप सबको क्लास 11th विषय हिंदी जो आपकी सहायक पुस्तक वितान है उसका तीसरा चैप्टर आलो आंधारी, इसका पहला भाग आज आपको सुनना है, समझना है, जिसको बेबी हालदार जी ने लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो जान लीजिए सबसे पहले तो बेबी हालदार जी के बारे में। बेबी हालदार का जन्म 1974 में जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था। उनके पिता सेना की नौकरी में कार्यरत थे, यानी कि सेना की नौकरी करते थे उनके पिताजी बेबी हालदार जी के। 13 वर्ष की कम आयु में, 13 वर्ष की छोटी अवस्था समझी जाती है, तो जब बेबी हालदार 13 वर्ष की थी, ठीक है ना, तो 13 वर्ष की उम्र में ही अपनी दुगनी उम्र के व्यक्ति से, यानी कि ये 13 साल से और जो इनकी शादी कराई गई लगभग इनसे दुगनी उम्र का वो व्यक्ति था, तो दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह होने के कारण बेबी को 7वीं कक्षा में ही, कक्षा 7 तक ही पढ़ी और 7वीं कक्षा के बाद इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। विवाह के लगभग 12-13 वर्षों के बाद शादी हो गई बेबी हालदार की, तो 12-13 साल के बाद अपने पति की प्रताड़ना से, यानी कि पति इनको सताता था, कष्ट देता था, तो अपने पति की प्रताड़ना से त्रस्त होकर परेशान हो गई बेबी, मारपीट करता था इनका पति। तो बेबी ने अपने 3 बच्चों सहित, 3 बच्चे हो चुके थे इसके, तो 3 बच्चों सहित अपने पति का घर छोड़ दिया। कहां तक सहन करेगी वो स्त्री? तो बेबी हालदार ने भी अपना घर छोड़ दिया। वर्तमान में जिस समय उन्होंने ये पाठ लिखा आलो आंधारी, उस समय का वर्णन है कि वर्तमान में भी गुड़गांव में एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है कि नहीं, घर घर जाकर के काम करती है। ऐसी परिस्थिति बेबी हालदार की आ गई थी। मूलतः बांग्ला में लिखी गई और हिंदी में अनुदित, बांग्ला भाषा में लिखी थी उन्होंने ये पाठ को। आलो आंधारी उनकी एकमात्र पुस्तक है, एकमात्र कृति उनकी यही है। ठीक है ना? तो इस पाठ में, यानी कि आलो आंधारी में, बेबी हालदार अपने आत्मकथात्मक यानी कि अपना स्वयं का वर्णन बेबी हालदार ने किया कि मुझे कितनी परेशानी अपने जीवन में झेलना पड़ी। आत्मवृत्तात्मक शैली में लिखित यह रचना जो आलो आंधारी है, एक सामान्य कामकाजी महिला के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई है कि कामकाजी घर घर जाकर के काम करने वाली महिला को कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी झेलना पड़ती है। ठीक है ना? उससे जुड़ी हुई ये कहानी है। ये आत्मवृत्तात्मक उनकी शैली में जो कहा गया है, ठीक है, उनकी आत्मकथा समझ लीजिए। साहित्यिक व्यक्तित्व के अभ्युदय की दास्तान है। किस प्रकार एक आम आदमी, किस प्रकार से एक आम आदमी जीवन की तमाम विसंगतियों और विद्रूपताओं के लिए भी अपने जीवन की मौलिक जीवनी शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा को बचाए रखता है, यह प्रस्तुत रचना के माध्यम से देखने योग्य है। अब सुनिए क्या क्या परेशानियां उनको जीवन में आई, उन्होंने क्या इस पाठ में लिखा है, इसको आप सुनिए, समझिए। इसका पहला भाग हम शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं, ठीक है, अब यहां तक का वर्णन आपने सुन लिया था कि उसकी शादी हो गई थी, पति प्रताड़ना देता था, उसको सताता था, 3 बच्चे हो चुके थे, पति का घर छोड़ दिया। अब कितनी दिक्कतें जीवन में आई उसका वर्णन यहाँ पर बेबी हालदार जी करती हैं। क्या कहती हैं कि अब मैं अपने किराए के घर में थी, एक मैंने किराए का घर ले लिया, उसमें रहती थी और सब समय सोचती रहती, हर समय में ये सोच विचार करती रहती कि अगर मुझे काम ना मिला, काम अगर नहीं मिला तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको मैं क्या खिलाऊंगी, कैसे उनका पेट भरूंगी, ये सोचती रहती, कैसे उन्हें पालूंगी पोषूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती, बेबी हालदार स्वयं काम की तलाश में लगातार लगी रहती। एक घर में जाती कि भाई कोई काम अगर हो तो हमें बता दीजिए, दूसरे घर में जाती, ठीक है ना, खोजती रहती, और दूसरों से भी कोई व्यक्ति अगर मिलते तो उनसे भी कहती कि काम जुटाने के लिए कहती कि अगर आपकी नज़र में कोई काम हो तो कृपया हमें बता दीजिए, है कि नहीं, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, उनका भरण पोषण करना है, कैसे गुजारा चलेगा, ठीक है, तो आप भी कोई काम बताइए अगर आपकी नज़र में हो। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना पड़ेगा, महीना खत्म हो जाएगा तो जिसके मकान में हम रहते हैं उसका किराया तो देना ही पड़ेगा। ये चिंता भी बेबी हालदार को सताती रहती। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं, बहुत कम मामूली पैसों में उनको किराए का कमरा मिल गया था घर। अब वो सोचती अगर मैं दूसरा लूंगी तो इससे महंगा ही मिलेगा,
इससे सस्ता तो मिलेगा नहीं। काम के साथ में घर भी ढूंढ रही थी, काम भी तलाश कर रही थी, वो घर भी ढूंढ रही थी, कोई सस्ता सा और सस्ता सा घर मिल जाए। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे, 1.5 सप्ताह व्यतीत हो गए और काम कहीं नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, मुझे देखते कि ये काम कुछ नहीं करते, इसके 3 बच्चे हैं, अकेली घर में रहती है। तो जो आसपास में मेरे पास पड़ोस में जो रहते थे वो मुझसे पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम्हारा पति कहाँ रहता है, तुम अकेली क्यों रहती हो? तरह तरह के लोग बात प्रश्न करते, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है, इस तरीके के कई प्रश्न वो किया करती। तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, कई प्रकार के प्रश्न उससे पूछे जाते। ऐसी बातें सुन मेरे किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती। जब मुझसे इस तरीके के लोग प्रश्न पूछते तो मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं जाकर के अब किसी के पास खड़ी हूं, किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। बच्चों को भी अकेले, छोटे छोटे बच्चे घर में नहीं छोड़ सकती, तो बच्चों को भी साथ लिया और काम की तलाश में निकल जाती, जिससे ज्यादा किसी से मुझे बातचीत ना करना पड़े। काम की तलाश में मैं चली जाती। कुछ घंटों बाद तलाशती रहती काम की, कहीं कोई काम मिल गया। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर के, जो पास पड़ोस में मोहल्ले में रहती औरतें, वो फिर आकर के मुझसे प्रश्न करने लगती, पूछने लगती, क्या बहन आज तुम्हें काम मिला, कहीं काम मिल गया तुम्हें? फिर मेरे चेहरे का भाव देख, मेरे चेहरे को देखती हूँ और चेहरे का हाव भाव देख करके चुप चुप आवाज निकालती है कि नहीं, कि राम राम, तुम्हें देखो तो इतने दिन हो गए, तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, कितनी सताई हुई महिला हो तुम। अफसोस जताती, वो कहती नहीं परेशान ना हो, एक ना एक दिन तुम्हें काम मिल ही जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें काम। इधर उधर ढूंढने, ढांढने से मिल ही जाएगा, इधर उधर हम ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे तो काम अवश्य मिल जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती मैं उनकी बातें, और अपने बच्चों की बातें करने लगती उनसे। मैम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में मैं जहां रहती थी, जहां पर मैंने किराए का कमरा लिया था, उसके सामने एक कोठी बनी हुई थी, ठीक है ना, कोठी बनी हुई थी। तो मैम साहब उस कोठी में रहती थी। तो कोठी के सामने की एक कोठी में, वहां उसके सामने एक और कोठी थी, उसमें सुनील नाम का एक लड़का रहता था, एक युवक रहता था जिसका नाम था सुनील। तो 30-32 साल उसकी उम्र थी। तो सुनील नाम का वो युवक वहां पर रहता था, मोटर चलाया करता था, मोटर चलाता था वो युवक, है कि नहीं, गाड़ी आड़ी इत्यादि मोटर चलाने का वो काम करता था। वह मुझे पहचानता था, जान पहचान थी थोड़ी बहुत, वो जानता पहचानता था। इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था कि भैया अगर आपकी नजर में कोई काम हो मेरे लायक तो मुझे जरूर बताना, मैं बड़ी परेशान हूं। एक दिन की बात क्या होता है, एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, सुनील ने मुझको रास्ते में देखा तो उसने पूछा, तुम क्या आप उस कोठी में काम नहीं करती जहां पर पहले करती थी, जिस मैम साहब के यहाँ जिस कोठी में तुम काम किया करती थी, क्या तुमने काम छोड़ दिया, क्या आप काम नहीं करती हो? मैंने कहा मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गया है, जहां मैं काम करती थी जिस मैम साहब की कोठी में, लगभग 1.5 सप्ताह पहले मेरा वो काम छूट गया, मैंने वो काम छोड़ दिया है। अभी तक मुझे और कोई नया काम नहीं मिला है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। वह बोला ठीक है, मुझे काम के बारे में अगर कुछ पता चलेगा कि कहीं कोई काम की आवश्यकता है तो मैं बताऊंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी, यानी कि बच्चों के साथ सो रही थी वो। सुनील उसी समय आया, आता है सुनील और बोलता है, क्यों काम मिला तुमको कि नहीं मिला? तो मैंने कहा नहीं, अभी तक तो कोई काम नहीं मिला, मुझे कोई काम नहीं मिल पाया है। वह बोला तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम दिलाता हूँ, चलो मेरे साथ। तो मैंने पूछा कहाँ चलना है भाई, कहाँ चलेंगे? तो वह बोला काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ। मैंने काम के लिए पूछ लिया है, एक घर में आवश्यकता है काम की, बाकी बातें तुम स्वयं वहां कर लेना उस मालिक से जिसके यहाँ काम करना है, अपनी और पूरी बातें आप उनसे कर लेना। उसकी बात सुन करके मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी, सुनील पहुंचा जहां पर वो काम के लिए देवा गया, मैं थी और सुनील था। तो जब जिस दरवाजे पे हम पहुंचे काम करने के लिए, दरवाजा बंद था, तो सुनील ने क्या किया, गेट के बाहर लगी बेल बजाई, घंटी लगी थी, बेल लगी थी, उसको बजाया। तो घर के साहब बाहर आए, घर के जो साहब थे वो बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा सर
आपने कहा था ना कि हमें काम की आवश्यकता है, इसलिए काम वाली हम लेकर के आए हैं, मैं इसे लाया हूं। तो उन साहब ने, जिनका वो घर था, जिनके यहाँ मुझे काम करने के लिए सुनील ले आया था, उनने मुझसे पूछा कि तुम बंगाली हो, क्या तुम बंगाली हो? मैं बोली हाँ, मैं बंगाली हूँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई, काम के बारे में जिक्र होने लगा। उन्होंने कहा देखो, यहाँ जो औरतें काम करती हैं, जो मेरे घर में काम करती हैं जो औरतें, उसे मैं 800 रुपए देता हूँ, 800 रुपए उनको मैं देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा कि तुम्हें कितने पैसे देना है कि नहीं? तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देख करके मैं बताऊंगा। मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा, कितने बजे आना पड़ेगा काम पर मुझे? उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ, बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी जागता हूँ, तो तुम जितने सवेरे जितने जल्दी आ सको तुम आ सकती हो। मैं बोली मुझे तो जा करके बच्चों के लिए खाना वाना भी बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊंगी आपके यहाँ काम पर। इतना कहकर मैं चलने लगी। तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, पैसों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ, सुनील ने जाने लगा, वो कहा कि तुम अपने भाई पैसों की बात कर लो और जो जो भी बात करना हो तुम कर लो, मैं चलता हूँ। तो उससे मैंने थोड़ा रुकने को कहा कि नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी और साहब से बातें हो जाए पूरी। वह बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई, पैसों का कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया, और सिर्फ इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाओ मेरे घर में, कल से तुम्हें काम पर आना है, ये उन्होंने कह दिया। अगले दिन चलो मैं घर आ गई। जब सुबह हुई अगले दिन, अब मुझे काम पर जाना था। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की मैं काम पर घर में प्रवेश कर रही, तो मैं क्या देखती हूँ कि उनके घर से कोई 35-40 वर्ष की एक विधवा हो, एक विधवा स्त्री उनके यहाँ जो पहले काम करती होगी, उस विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। काम के लिए एक विधवा भी काम पर आती है यहाँ पर। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मैंने साहब को देखा कि वो पेड़, उनके बगिया लगी थी थोड़े से बाहर, उनमें पानी से सिंचाई कर रहे थे पौधों की। मुझे देखते ही वह भीतर गए, मुझे देखते ही कि ये काम पर आ गई है, तो वो तुरंत भीतर गए पानी छोड़ करके, जो पानी सिंचाई कर रहे थे पौधों की, छोड़ करके तुरंत भीतर चले गए, अंदर चले गए। और उस औरत से, जो विधवा औरत उनके यहाँ काम पर गई थी, आती थी, उससे साफ साफ बातें कर दी और कह दिया, उसी समय उसे काम से हटा दिया, क्या मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे काम वाली दूसरी औरत मिल गई है, इसलिए तुम जा सकती हो। वह औरत भी बंगाली थी, जो काम करती थी ना, वो औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही जब वो बाहर आई तो मुझे गालियां देना शुरू कर दी कि इसकी वजह से मेरा काम छूट गया, ये काम वाली आ गई ना, नहीं इसलिए मेरा काम छूट गया। मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से कोई काम कर रहा है, तुम काम कर रही हो, तो बताओ मैं काम के लिए आती ही ना, तुम्हारे पेट में लात थोड़ी मारती, मुझे क्या पता था कि आप यहाँ पर काम करती हो। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो, साहब से जाकर तुम कहो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं, किसी दूसरे को हटाकर दूसरा कोई काम करने लगे, ऐसा तुम कहो जाके साहब से। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और फिर बकते बकते चली गई, बकते बकते वो चली गई, उसको बातें सुनाती हुई, गालियां देती हुई चली गई वो काम वाली। अब साहब आकर मुझे भीतर ले गए, अब मेरा पहला दिन था, साहब आए जिनके यहाँ मुझे काम करना था, वो मुझे लिवा करके भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या क्या करना है, तुम्हें कौन कौन से कार्य करना है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ये सारी बातें उन्होंने समझा दी। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बना करके टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मैंने खाना पीना बना दिया, उनका टेबल पर सजा दिया और घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते, जब उन्होंने मेरे काम को देखा तो उन्हें, उनके परिवार के जितने सदस्य थे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन साहब ने मुझसे पूछा, जिनके यहाँ मैं काम करती थी, उन साहब ने मुझसे पूछा तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर देती हो, कैसे कर लेती हो, कहाँ सीखा तुमने ये सब काम काज तुमने कहाँ सीखा? तो मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, घर का काम काज करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, कोई असुविधा नहीं होती है मुझे, क्योंकि मेरा बचपन से अभ्यास है, बचपन से ही मेरा जीवन कष्ट में व्यतीत हुआ है, इसलिए मुझे कोई असावधानी नहीं, मैंने बचपन से ही ये काम सीखा हुआ है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ,
माँ के साथ मेरा साथ छूट गया माँ से, है कि नहीं। बचपन से ही बिना माँ के मुझे जीवन यापन करना पड़ा, जीवन का गुजारा करना पड़ा। मेरे बाबा भी, जो मेरे पिताजी थे, मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे। इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका, मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, इसलिए मैंने घर गृहस्थी के कामों पर ज्यादा ध्यान दिया। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। सुबह आती थी, दोपहर तक पूरा काम उनका निपटा दिया और चली जाती अपने घर। बीच बीच में साहब क्या करते, मेरे बारे में इधर उधर की बातें साहब पूछते। जब मैं काम करती होती तो साहब कई प्रकार की बातें मुझसे पूछते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा कि आपके बच्चे हैं 3-3, क्या वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, किसी स्कूल जाते हैं। बच्चों के बारे में पूछा, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो मैं क्या बोली अपने साहब से, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ साहब, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ, स्थिति नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। फिर भी चेष्टा तो करूंगी ही करूंगी कि बच्चों के लिए अपना पेट काट करके भी बच्चों का भरण पोषण करती हूँ, और मैं इच्छा करूंगी कि मेरे बच्चे थोड़ी बहुत तो पढ़ लिख जाए, उससे अच्छे बन जाए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, साहब ने मुझे बुलाया एक दिन, वो कहा तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर के आना, एक दिन अपने लड़के को भी और अपनी बेटी को भी लेकर के आना। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, पता है तुम्हें, यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहीं बोल दूंगा, वहां बोल दूंगा, इसलिए उनका नाम वहां लिख जाएगा। तुम रोज बच्चों को वहां छोड़ देना, उस स्कूल में तुम बच्चों को छोड़ दिया करो, और जब घर जाते समय अपने साथ ले जाया करो। लेकिन तुम यहाँ काम पर रहोगी, बच्चे तुम्हारी स्कूल में पढ़ते रहेंगे, और जब काम से छूटा करो तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के घर चले जाया करो। मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, अगले दिन से अब मैं बच्चों को साथ लेकर आने लगी, बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ देती, घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल में बच्चों को छोड़ा, मैं साहब के घर आ जाती, उनका काम किया। स्कूल से जब बच्चे मेरे पास आते तो साहब कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए, कभी कभी स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती और बच्चे मेरे पास आ जाते साहब के घर में, यानी कि तो साहब मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य देते थे। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए। मैं एक जगह नौकरी करती हूँ, इतने पैसों से मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, मुझे और भी कोई दूसरा काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोषूंगी, और क्या घर का किराया भी दूंगी, बड़ी मुश्किल समस्या हो जाएगी। मैंने साहब से एक दिन कह दिया कि यदि उन्हें कोई पता चले कि किसी के काम करने वाले की जरूरत है, किसी को और काम करने वाले की आवश्यकता है, तो मुझे जरूर बताना। तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने उनसे प्रश्न किया ऐसा, तो मुझसे कहा कि आसपास पता करके वह मुझे बताएंगे, अगर किसी को काम की आवश्यकता होगी तो मुझे अवश्य बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है, आपको काम ढूंढने नहीं जाना है, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए काम। ये उन्होंने कहा साहब ने मुझसे। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा, यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने लगी। जहां कुछ परिवार के लोग रहते थे उनके घर के आसपास मैंने सोचा कि वहां कोई घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ढूंढने लगी मैं घर मिल भी गया, घर ढूंढने से घर मिल भी गया, और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली गई जहां मैं किराए से रहती थी, उस घर को छोड़ दिया। जब नया घर मिल गया मैं उस घर में चली गई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपए ही था, 500 रुपए था जहां मैं नए घर में आई, लेकिन लेटरिन बाथरूम के लिए बाहर जाना होता था। लेटरिन बाथरूम नहीं बनी थी उस घर में, उसके लिए बाहर ही जाना होता। अब मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती, मैं भी रह लूंगी ऐसे। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते। जब मैं नए घर में पहुंच गई तो वहां जो पास पड़ोस में लोग रहते थे वो भी मेरे बारे में जानने की इच्छा करते हुए, कौन नई किराएदार आ गई है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ी जाने पहले, तो जानने की इच्छा करती और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, ठीक है ना, कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता था। हाँ, तो आप ये सुन रहे थे कि जिस नए मकान में मैं गई उस नए मकान में भी जो स्त्रियां रहती थी वो भी तरह तरह की बात मुझसे पूछती, ठीक है ना। कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता, भला बुरा कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठ करके बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती, तैयार करती, और घर में ताला लगा करके, उस घर में मैं ताला लगा देती।
ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। बच्चों के लिए और मैं चली गई काम पर, बच्चों के स्कूल के लिए तैयार कर दिया। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी, एक ही घर में मैं काम करके कैसे अपने जीवन को निर्वाह करूंगी, कैसे बच्चों का पालन पोषण करूंगी, कैसे घर का किराया दूंगी। इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते थे, है कि नहीं, खूब बातें पास पड़ोस के लोग किया करते थे। मैं स्वयं भी चिंतित थी इस बात की वास्तव में ये स्त्रियां कह तो सही रही, कैसे काम चलेगा इतने पैसों में, कि मुझे एक और दो एक कोठरी में और काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। एक जगह तो मैं काम करती हूँ, एक तो घर में और मुझे काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने पैसों में गुजारा नहीं हो पाएगा। मैं रोज साहब के पास जाती, मैं जब काम कर उनके साहब के यहाँ, जिनके यहाँ काम करती थी, रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या है, कहीं किसी घर में काम, पूछती उनसे। वह मेरा प्रश्न और कोई बात करके टाल देते, मेरे प्रश्न को वो टाल देते, अनसुना सा कर देते। लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता, जब मैं वो प्रश्न मेरे अनसुने कर देते तो मुझे लगता कि शायद मेरे साहब ये चाहते हैं कि मैं और कहीं काम ना करूं, ये चाहते हैं शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी, ठीक है ना, और जगह काम जाएगी तो सिर्फ उसी पर ध्यान देगी, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, जिद करके, है कि नहीं, मुझसे पूछ लिया एक दिन मेरे साहब ने, पूछा क्या, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है, ये बात बताओ मुझे कि तुम्हारा महीने में कितना खर्चा हो जाता है, मुझे ये बात को बताओ। ठीक, तो शर्म से मैं कुछ नहीं बोली, और उन्होंने भी दोबारा फिर पूछा नहीं मुझसे। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहां जाकर करती, घर में भी करती, अपने बच्चों के लिए वही काम, और अपने साहब के यहाँ भी वो सब काम मुझे करना पड़ता। साहब कहते तो कुछ नहीं कहते थे साहब मुझसे ज्यादा, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती, ऐसा कुछ कर देते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है, दया है, मुझे वो चाहते हैं, है कि नहीं, मेरे प्रति दया दृष्टि है उनकी। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती, मैं सवेरे पहुंची उनके यहाँ काम पर, तो कभी देखती जो काम मेरा है मेरे साथ वो हाथ बटाने लगते वो साहब, कि जब मैं जाती तो देखती कभी कभी साहब बर्तन पहुंच रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखा कि जाले साफ कर रहे हैं। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, क्यों करते हैं आप ये सब, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बना करके उस बात को टाल देते, नहीं मेरा मन लगता है, अच्छा लगता है मुझे काम करने में, इसलिए मैं साथ में तुम्हारे काम कर देता हूँ। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता, बहुत मदद करते थे साहब मेरे काम में, तो बहुत सुख मिलता था उनके यहाँ काम करने में। वहां कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, कोई भी रोक टोक नहीं थी मेरे लिए, मैं कैसा काम कर रही हूँ, सही कर रही थी गलत कर रही, कोई टोकने वाला नहीं था। कोई यह तक देखता नहीं था कि मैं कुछ कर भी रही हूं या नहीं कर रही, कोई देखने वाला नहीं था वहां पर। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खुल उठता, जब मैं काम पर आती मेरा चेहरा देख करके साहब का चेहरा खिल जाता था। वह बोलते कुछ नहीं, लेकिन प्रसन्न हो जाते थे मुझे देख करके। जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता कि जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी बेबी को किस अपराध के पीछे, कौन सा इसका अपराध है, जिस अपराध के पीछे इसे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ अकेले रहना पड़ रहा है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये सोचते शायद वो, मुझे ऐसा महसूस होता था। उन्हें जब तक जितना भी मैं जान सकी थी, अच्छा साहब के यहाँ काम करते काफी समय हो गया, तो जितना मैं अपने साहब को जान सकी थी उससे मुझे पता लगता कि कहीं मुझे दुख ना पहुंचे, कहीं मुझे किसी बात का दुख ना हो जाए, इस डर से वह मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं करते थे, मेरा दिल दुखाना नहीं चाहते थे वो साहब। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते, कोई बात शुरू भी करते थे कहना, लेकिन फिर अचानक वो चुप हो जाया करते। अच्छा, कुछ दिनों बाद एक दिन और हठात जिद पूर्वक उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ तुम कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो, यहाँ काम कर लिया मेरे घर में, अब फिर तुम अपने घर में जाती हो जहाँ निवास करती हो, रहती हो, क्या करती हो। तो मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाना है, तो यहाँ से आपके यहाँ काम करते जब मैं अपने घर में जाती हूँ तो वहां भी खाना बनाने में लग जाती हूँ, और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती भी हूँ, फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ।
तीसरे पहर उनके साथ साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ, जब शाम का प्रहर आ जाता है थोड़ा घुमा देती हूँ बच्चों को बाहर ठंडी हवा में। और शाम को जब शाम हो जाती है तो संध्या पूजा करके पढ़ने बिठा देती हूँ। संध्या पूजा, भगवान का थोड़ा भजन किया, पूजा आरती की और बच्चों को पढ़ने के लिए मैं बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना, भूख लगाती है बच्चों को, तो रात्रि का जब समय होता है फिर बच्चों को खिला पिला देती हूँ और सुला देती हूँ। और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए, आपके यहाँ काम करने के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे दिन का, सारे दिन का काम, मेरे सारे दिन का काम यही है। वह बोले अच्छा, तुम जो कुछ अब तुम कहती हो कि और मुझे काम बताओ, तुम्हारे पास इतना स्वयं ढेर सारा काम है, फुर्सत भी नहीं है थोड़े से समय निकालने की। फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा, कहाँ से समय निकालोगी? मैं बोली इसी में से निकालना होगा, जो मेरे पास समय है इसी में से बचा बचा करके मुझे वो समय भी निकालना पड़ेगा कि दूसरे घर में भी मैं काम कर सकूं। और नहीं तो क्या मुझे निकालना ही होगा समय, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि अब बिना किए, एक दो घर में और काम किए बिना मेरा गुजारा नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। अगर मैं तुम्हारी और मदद कर दूं तो फिर तो कहीं और काम नहीं करोगी। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं साहब मेरा, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं जो मैंने प्रश्न किया, उसका तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा देखो बेबी, क्योंकि बेबी हालदार नाम था, बेबी कहते थे वो। देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूं, जो तुम्हारे नाते रिश्तेदार, पिता समझ लो मुझे, भाई समझ लो, ठीक है कि अपनी माँ समझ लो, कुछ भी समझ लो। और बेटी के लिए एक पिता का एक माँ का ये फर्ज है कि उसकी सहायता करे। तो तुम मुझे, मैं तुम्हारा बाप, माई, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूं। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, मैं सब कुछ हूं तुम्हारे लिए। तुम अपनी सारी बातें, जो जो परेशानियां दिक्कतें तुम्हें हैं, साफ साफ बता सकती हो मुझको, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा किसी बात का तुम्हारी। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा देखो, मेरे बच्चे मुझे, जो मेरे बच्चे हैं, मुझे तातुश कह करके पुकारते हैं, तातुश कहते हैं, मेरे बच्चे मुझे तातुश कह करके पुकारते हैं। तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो, तुम भी मुझे तातुश कह सकती हो, तुम भी मुझे तातुश कहा करो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते, बड़ी प्रसन्नता होती उनको, और कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो, तुम मेरी बेटी के समान हो, इस घर की लड़की हो तुम, ये समझ लो कि तुम इस घर की एक बेटी ही हो। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहां कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता, जितने उनके घर में सदस्य थे कोई भी पराये जैसा व्यवहार मुझसे नहीं करता था। तातुश के 3 लड़के थे, सुन लीजिए, जो तातुश जिनके यहाँ में काम करती थी उनके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, जब तक मैं काम उनके यहाँ कर रही थी सिर्फ मैंने उनके एक लड़के को ही वहां देखा था, और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहे, वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। इतना शर्मीला बच्चा था उनका वो छोटा वाला, कि अगर चाय पीने की उस बेटे की इच्छा थी तो मुझसे नहीं कहता कि मुझे एक कप चाय बना दो, स्वयं चाय बनाने के लिए किचन में जाता और अपनी चाय स्वयं बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की, बहुत कम बोलता था वो। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। अब तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है, एक मेरा बड़ा लड़का है जो बाहर रहता है वो आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का, मानो तुम इस घर की बेटी हो गई ना, तो वो बड़ा लड़का जो आ रहा है वो तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई तुम्हारा है। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता, बड़ी प्रसन्नता होती। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, ये मैं सोचती। 2-1 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा, 1-2 दिन के बाद की बात है, मैं काम कर रही थी जब, तो तातुश ने मुझे बुलाकर कहा बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने सुना है कि तुमने दूसरा घर ले लिया है, दूसरे घर में रहने लगी हो। तो मैंने हाँ कहा। तो वह बोले तुमने घर बदला तो मुझे बताया तक नहीं, मुझे खबर तक नहीं होने दी। मुझे चुप देख उन्होंने कहा यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे कोई भूल हो गई क्या, एक बार बताना तो चाहिए था साहब को मुझे।
मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ है। यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला, किसने बताया कि मैंने घर बदल दिया है। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था, सुनील ने उनको बताया था कि बेबी ने घर बदल दिया है दूसरे घर में। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहां से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने पुराने घर में गया था एक दिन, तुमसे मिलने के लिए वो पुराने घर में गया था। वहां तुम्हें ना देख करके आसपास के लोगों से पूछा तो लोग बागों ने बताया कि तुमने घर बदल दिया। तो तातुस ने आगे बताया कि वह सवेरे दूध लेने गए हुए थे, वहां सुनील मिला था उसको। जब मैं दूध लेने गया हुआ था बाहर तो वहां सुनील मिल गया था, सुनील मिल गया था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती है? मुझसे पूछा था कि बेबी आपके यहाँ काम नहीं करती। तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा, बेबी अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, वो मकान उसने छोड़ दिया है, ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा कि शायद वह आपके पास नहीं है, आपके यहाँ भी काम छोड़ दिया क्या उसने। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे पता नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझे नहीं बताया कि मैंने मकान छोड़ दिया। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे और फिर पूछा उन्होंने मुझसे, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मुझसे पूछा तो बेबी क्या बोलती है? मैं बोली कि ऊपर डस्टिंग कर रही थी, धूल साफ कर रही थी। वह बोले तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने फिर ऊपर चली गई ऊपर डस्टिंग करने, धूल साफ करने, कमरा साफ करने। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां थी जो किताबों से भरी हुई थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती, जब मैं उस कमरे में जाती उन किताबों को देखती तो मेरे मन में ये बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता है, इतनी सारी किताबें हैं लेकिन पढ़ता कौन है इन किताबों को। उनमें बंगला की भी काफी किताबें थी, बंगला भाषा में लिखी हुई काफी पुस्तकें रखी हुई थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर देख भी लेती थी। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी तो तातुस पहुंच गए वहां, तातुस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बंगला की कोई किताब में उलट पलट रही हूँ, किताब कोई देख रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे उनके यहाँ काम पर आई और चाय बनाकर उनको देने गई, तातुस को मैं चाय बनाकर देने गई तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो बेबी? क्या तुम पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस करके रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती तुम? ABCD छोटा बड़ा भी नहीं तुम जानती हो क्या पढ़ना? मैं बोली, झूठ क्यों कहूं, एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर है। जानती हूं लेकिन वो नहीं के बराबर जानना है मेरा। तब उन्होंने पूछा, फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। मैं 6ठी और 7वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई हूँ। उतनी पढ़ाई किस काम की है तातुस? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुस कुछ सोचने लगे हैं। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा, ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं कहा। अब आगे क्या होता है, तातुस क्या उसके जीवन में कोई परिवर्तन लाते हैं, क्या इसकी पढ़ाई लिखाई पुनः शुरू करते हैं, अब ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी जितना पढ़ाया है आपको इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। इसलिए इस टॉपिक को, पहले भाग को आलू अंधारी की यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।